ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लोग वाई टाइप करके मुझे बता दो। अगर सभी को मेरी आवाज आ रही है तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। वेरी वेरी गुड। चलो, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th मैथ्स का। ठीक है, और लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई, बताओ। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सर, जो p बटे q के रूप में लिखी जाए और p और q पूर्णांक हो और q जीरो ना हो। वेरी गुड। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं। ऐसी संख्या जो हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सके, जिसको p अपॉन क्यू के रूप में हम जिसको लिख सके। और p और q यहाँ पर क्या है? p तथा q के यहाँ पर क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जो ये q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो संख्या, जो नंबर इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया 2/5, तो 2/5 देखो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, 2 और 5 दोनों क्या है? पूर्णांक है, और जो क्यू है वो जीरो नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा 4/0, तो क्या है ये? परिमेय है या अपरिमेय? बताओ, 4/0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? सर, ना तो अपरिमेय ना परिमेय, वेरी गुड, अपरिभाषित। वेरी गुड। तो मैंने बताया था कि जब भी आप किसी संख्या को जीरो से भाग करते हो, जब भी आप किसी संख्या को जीरो से भाग करते हो तो मैथ में उसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसको भाग करके क्या आएगा नहीं पता, अपरिभाषित है ये। मतलब इसको भाग करके कौन सी संख्या आएगी उसकी डेफिनेशन हमें नहीं पता। तो जब हमें यही नहीं पता कि इसको भाग करके क्या आना चाहिए, कौन सी संख्या आएगी, तो ना तो हम इसको बोलेंगे परिमेय संख्या और ना ही हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आपके होमवर्क में भी एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसा कि अंजलि ने भी मुझे बताया। उसमें 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन ऐसा था 1/0। तो उसमें आपको इस संख्या के बारे में ना तो ये परिमेय होगी और ना ही ये अपरिमेय होगी। क्यों? क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं है। जीरो से भाग करने का मतलब वो परिभाषित नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो, तो ये होगी अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हो तो वहां पर आपको कैसे चेक करना है? जैसे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिख दिया 16। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिख दिया 5। तो बताओ, स्क्वायर रूट 16 परिमेय है या अपरिमेय? ये परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय। परिमेय। भाई बाकी लोग भी बोलो। यस, वेरी गुड। तो आप, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपको अंडर रूट नहीं देखना, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखो। तो आप अगर अंडर रूट के अंदर देखोगे तो 16 लिखा हुआ है, और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है कि जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो वो 4 आएगा। ठीक है, तो जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो वो कैसी होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं आपसे कि अगर किसी वर्गमूल के चिन्ह के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है तो वो परिमेय संख्या होती है। अब जैसे ये वर्गमूल के चिन्ह के अंदर क्या लिखा हुआ है? 5, तो 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते, तो ये अपरिमेय संख्या हो। तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको ज्ञान दिया था कि अंडर रूट के अंदर आपको देखना है, अंडर रूट को नहीं देखना है ना। हमारे मन में ये बैठ जाता है कि जिस क्वेश्चन में अंडर रूट आ गया ना वो अपरिमेय संख्या हो गई। नहीं, अंडर रूट डिसाइड नहीं करता। डिसाइड डिसाइड कौन करता है? अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो डिसाइड करता है कि वो परिमेय है या अपरिमेय। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो परिमेय संख्या होगी, और जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या होगी। यस और नो? क्लियर हुआ सभी को? ये चीज सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट पूरा डिटेल में पढ़ा था, यहाँ मैंने आपको जल्दी से रिवाइज करा दिया है। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है
और अगर कुछ पूछना है तो क्लास के बाद आप पूछ सकते हो उसमें से, ठीक है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बताना है इसमें परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, कौन सी इसमें परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है, पोल में भेज रहा हूं। यस, चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। ये सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, आपको इसमें यह बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स आज क्यों नहीं आए भाई, एक बार मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूं, बाकी बच्चे क्यों नहीं आए। हाँ जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक दिन आ गए, एक दिन छुट्टी, फिर एक दिन आ गए, फिर 2 दिन गायब, फिर फायदा क्या होगा। ओके, सभी बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर, जल्दी जल्दी। ओके, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे आज। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको बताना है इसमें से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। अच्छा, 4 बच्चों का आंसर सही था, एक का गलत था। क्लास में आज बहुत कम स्ट्रेंथ है, पता नहीं आज क्यों नहीं आए हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आज ही क्लास नहीं करोगे तो अगली क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, सबसे पहले लिखा हुआ है अंडर रूट में 5 + 11, तो ये अंडर रूट 16 हो गया है ना, 11 और 5 16 होता है। ये ऐसे का ऐसे ही रहा, 3√3। ये 64 का घनमूल, ठीक है। ये किसका चिन्ह होता है, याद होगा आपको, घनमूल का बताया था मैंने। ये अंडर रूट के ऊपर अगर छोटा सा 3 में लिख दूं तो ये घनमूल, ठीक है। वो कितना होता है, 64 का घनमूल होता है 4। 4 होता है भाई, 4 ही होता है, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, बता देना, ठीक है। अंडर रूट में कितना आएगा, 144। अब अंडर रूट 16 का मतलब क्या है, 4, ठीक है। और इसका हमें पता ही नहीं कुछ, इसका तो हम निकाल ही नहीं सकते, ये 4 रहेगा। और 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। अब आप इन चारों में देखो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, ये तो एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4/1, दोनों पूर्णांक है और ये जीरो भी नहीं है। इस 4 को भी आप क्या लिख सकते हो, 4/1, दोनों पूर्णांक है और ये जीरो भी नहीं है। 12 को क्या लिख सकते हो, 12/1, दोनों पूर्णांक है और ये जीरो भी नहीं है। इसमें आप अगर देखोगे तो 3√3 को भी आप 3√3/1 लिख सकते हो, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। बताइए, कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो चलो, आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं। अनु शर्मा नाम से है, प्रियंका है और गरिमा, इन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर सही किया था। तो इस रिजल्ट को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हैं, और प्लीज थोड़ा आप मेहनत करिए, ठीक है। चलो, यस, तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं 36 को 2 से भाग दे दूं तो क्या मैं 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकता हूं, यस और नो। अगर ये जो लाइन लिखी हुई है या जो मैंने बोली है, अगर ये आपको सही लग रही है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं लग रही है तो एन टाइप कर दीजिए। अगर मैं 36 को 2 से भाग कर दूं तो क्या मैं 36 के वर्गमूल को भी कर सकता हूँ ना 2 से भाग, या नहीं। बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है, करके देख लो।
36 को 2 से भाग आप आसानी से कर सकते हो। 36 को 2 से भाग करके आएगा 18। 36 का वर्गमूल क्या होता है बताओ? 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। 6 होता है। वेरी गुड। तो 6 को भी मैं क्या 2 से भाग कर सकता हूं? क्या मैं 6 को 2 से भाग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, 6 को 2 से भाग कर सकते हैं हम, तो 3 आएगा। तो वही बस यही है ये थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि यदि आप किसी संख्या को, ठीक है, यदि आप किसी संख्या को किसी अभाज्य संख्या ए से भाग कर रहे हो, यदि आप किसी संख्या को किसी अभाज्य संख्या ए से भाग कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को यदि आप ए से भाग कर रहे हो तो पी स्क्वायर का जो वर्गमूल है यानी पी, वो भी ए से भाग हो जाएगा। ये थ्योरम है। ये समझ में आया? अगर आप किसी संख्या के स्क्वायर को किसी अभाज्य संख्या से भाग कर रहे हो तो उसका जो वर्गमूल है उसको भी आप कर सकते हो भाग। जैसे 16 को अगर आप 2 से भाग कर रहे हो तो 16 का जो वर्गमूल है 4, उसको भी आप 2 से भाग कर सकते हो। ठीक है, यही थ्योरम, यही प्रमेय यहां पर आज हमें पढ़नी है। समझ में आया सभी को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर किसी संख्या के स्क्वायर को आप, हाँ सर। अगर किसी संख्या के स्क्वायर को आप भाग कर रहे हो किसी संख्या से, तो उसका जो वर्गमूल है उसको भी आप उससे भाग कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, ये प्रमेय 1.3 आपके बुक में है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a स्क्वायर के वर्गमूल a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यही बात तो मैंने अभी बोली। अगर a स्क्वायर को P विभाजित कर रहा है तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? a, उसको भी P विभाजित करेगा। इस थ्योरम की जरूरत कहां पड़ेगी? जब आप ये वाले क्वेश्चन करोगे, √2 अपरिमेय संख्या है, इसको जब हम सिद्ध करेंगे वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पूछ लो अगर कोई इसमें डाउट है तो। ठीक है, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप किसी संख्या के वर्ग को भाग कर पा रहे हो किसी संख्या से, तो उसके वर्गमूल को भी भाग कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा 81। ठीक है, आप 81 को 3 से भाग कर सकते हो, तो आप 81 के वर्गमूल को भी कर सकते हो। प्रियंका ध्यान से सुनो, 81 है, जैसे अपने मन से कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो, पर वो नंबर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऐसा नंबर बोलो जो पूर्ण वर्ग है। 105 सर। 105 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका आप वर्गमूल निकाल सको। क्या? 144। 108। 144। ठीक है, 144। अब कोई ऐसी संख्या बोलो जो जिसको आप जिससे आप 144 को भाग कर सकते हो अपने मन से, कोई भी बोलो जिससे आप 144 को भाग कर सको, ऐसी संख्या बोलो। 2 बोल दिया, चलो ठीक है। तो अब देखो, अगर आप 144 को 2 से भाग कर रहे हो तो 144 का जो वर्गमूल है 12, वो भी 2 से भाग कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं? यही तो मैं बता रहा हूं, यही थ्योरम है बस। ये मैंने आपसे बुलवाई है ये संख्याएं, आपने अपने मन से बोली है। और दूसरी चीज मैंने आपको निकाल के दिखाई है। आपने बोला 144, आपने बोला 2, ठीक है, 144 को 2 से भाग कर सकते हैं, तो 144 के वर्गमूल को भी, यानी उसके वर्गमूल क्या है? 12, 12 को भी आप 2 से भाग कर सकते हो। और आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो। उल्टा कैसे? उल्टा कैसे बोल सकते हो? जैसे ऐसे भी तो बोल सकते हो, अगर आप 12 को 2 से भाग कर रहे हो तो 12 के वर्ग को भी, 12 के वर्ग को भी 2 से भाग कर सकते हो। उल्टा करके बोल दिया मैंने। समझ में आया है ना? चलो एक बार और बोलो, कोई भी संख्या बोलो अपने मन से, कोई भी संख्या बोलो अपने मन से, छोटी संख्या बोलो कोई। हाँ सर अगर 169 हो तो? हाँ, 169 हो, चलो 169 किससे भाग हो सकता है? सिर्फ 13 से ही होगा या किसी और से भी हो सकता है? बताओ। ठीक है, अगर 169 13 से भाग हो रहा है तो 169 का वर्गमूल क्या होगा? 13 भी 13 से भाग हो जाएगा। आप अपने मन से कुछ भी ले लो, बस आपको संख्या कैसी लेनी है? पूर्ण वर्ग संख्या लो, अपने मन से मानिए ये दोनों।
ठीक है, अब आया समझ में अंजलि, समझ आया? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करके बोलूं, अगर 13 से भाग होगा तो 13 का जो वर्गमूल है 169 वो भी 13 से भाग होगा, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर हुआ? कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा 5, मैंने कहा 5, अगर 5 5 से भाग होगा तो 5 का वर्ग 25 भी 5 से भाग होगा। तो खेल समझ रहे हो ये क्या है? खेल ये है कि अगर आप किसी संख्या से पूर्ण रूप से भाग दे रहे हो तो उसका वर्ग भी उसी संख्या से भाग हो जाएगा। सिंपल चीज ये है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं, देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है 36 का एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, देखो 36 2 से भाग हो जाएगा, 36 2 से भाग हो जाएगा तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 6 भी क्या हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि यदि 2 36 को विभाजित करता है तो 2 36 के वर्गमूल 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जहां 6 एक धनात्मक होगा। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल है 3 और 81, इस एग्जांपल को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप मुझे ये बताओ 81 3 से भाग हो सकता है? यस और नो? 81 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 81 3 से भाग हो जाएगा, करके देख लो, अगर आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। 81 को 3 से भाग करके देखो तो 3 दूनी 6, 2 बचा 1, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब अगर 81 3 से भाग हो रहा है तो 81 का वर्गमूल भी होगा। प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई संख्या भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। अब देखो 9 भी 3 से भाग होगा, यही हमारी थ्योरम है। अगर कोई संख्या किसी संख्या से भाग हो रही है, जैसे 81 3 से भाग हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? एक एक और उदाहरण देख लो, इसको देखो 5 और 625, अगर 625 5 से भाग हो रहा है, अगर 625 5 से भाग हो रहा है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप करके देखो तो 625 का वर्गमूल भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैजिक क्या है? मैजिक ये है कि अगर आप किसी संख्या से भाग कर रहे हो, वो संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, वो संख्या, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या को किसी ऐसी संख्या से भाग कर रहे हो जिससे वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसका जो वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना होगा 25। तो इसका जो वर्गमूल है वो भी उसी संख्या से भाग हो जाएगा, 5 से भाग हो रहा है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका यूज कहां मिलेगा आपको करने के लिए? जब आप वो वाले क्वेश्चंस करोगे, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, वहां पर आप इसका यूज करोगे। तो यहां अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, बताइए। ठीक है, चलो, तो अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है ना, अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो ए भी किससे भाग हो जाएगा 2 से हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूं तो। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है तो ए भी 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी 5 से भाग हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पर? ए क्या है यहाँ पर? पूर्ण वर्ग संख्या। ए क्या है यहाँ पर? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रमेय की सहायता से हम सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। यस, यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। सबको क्लियर है यहां तक? यस और नो? नो डाउट, सभी बच्चे बताएंगे भाई। एक तो आज आए भी इतने कम बच्चे हैं। हाँ जी, जो आए हैं वो तो बताओ, समझ में आ गया? ठीक है,
चलो तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, 7 एक अभाज्य संख्या है, यदि 7 49 को विभाजित करती है तो 7 डैश को भी विभाजित करेगी। इस ये जो डैश है, ये जो फिलिंदा ब्लैंक है, इसमें आपको भरना है कि 7 किसको विभाजित करेगी। तो अभी मैंने आपको बताया, देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा। चलिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए, बी, सी एंड डी। चलिए ठीक है, अगर 7 49 को विभाजित कर रही है तो 7 किसको विभाजित करेगी? नीचे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। वेरी गुड। ओके, चलो 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दें भाई इस क्वेश्चन का। आपको अच्छा, जो अब आ रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। जो लेट आ रहे हैं ना, अब उनको कुछ नहीं पता चलेगा क्या चल रहा है, क्योंकि आप लेट आए। हाँ जी, 2 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, सबका आंसर सही है, एक और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो भाई जो चीज मैंने आपको बताई अभी, अगर 7 49 को भाग कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 49 के वर्गमूल को भी करेगा। अगर 49 7 से भाग हो रहा है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। तो 7 को भी ये भाग करेगा। ठीक है, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो उसके वर्गमूल को भी वो संख्या विभाजित करेगी। ठीक है, समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर दीजिए, ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा, हाँ या ना आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, पोल में करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। अगर आपने ये स्टेटमेंट समझ ली है जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, तो आपका जो आने वाले क्वेश्चंस है उसमें आपको समझना इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा चीजों। चलिए, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एक स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। यस, यही चीज तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी संख्या का वर्ग, जैसे ए का वर्ग, ए का वर्ग यानी ए स्क्वायर, यदि 2 से भाग हो रहा है तो इसका वर्गमूल यानी ए भी क्या होगा? 2 से भाग होगा। तो यही तो लिखा हुआ है, अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। यस, ठीक है, तो ये सही बात लिखी हुई। ठीक है, बताओ यहां तक सभी को चीजें क्लियर है? तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो इस बार और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इस बार आपका यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी हट चुकी है। तो अब बचा ही क्या है? यही बचा है। यस, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे इसको सिद्ध कर सकते हो? कितने बच्चे इसको सिद्ध कर सकते हो? जो कर सकते हैं वो वाई टाइप कर दो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो जो कर सकते हैं। ओके, प्रियंका ने हैंड रेज किया है। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि क्या तरीका है इसको करने का? अंजलि, पहला मतलब क्या सोच के आप इसको करोगे?
बस मुझे ये बता दो। सर हम ना एक बार रूट 2 को है ना परिमेय संख्या मान लेंगे कि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वेरी गुड। और उसके बाद इस चीज को लास्ट में गलत हम प्रूव कर देंगे कि हमने जो भी माना था वो गलत माना था। ऐसा ही करोगे? ठीक है, चलो। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जब भी आपको कहा जाए सिद्ध करो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, जब भी आपसे ये सब करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला काम आपको इसका उल्टा मान लेना है। आपको क्या करना है? आप मान लो, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चलो। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो ये हमने माना है ना, इसी को हम गलत सिद्ध करेंगे। समझ में आया? जो हमने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, हम इसको गलत प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो अपरिमेय है ना। जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। ये बात सभी को क्लियर है? संख्याएं या तो परिमेय हो सकती है, संख्या या तो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये परिमेय है, और फिर मैं अपनी बात को गलत सिद्ध कर दूंगा, गलत साबित कर दूंगा लास्ट में कि हाँ जो मैंने माना था वो गलत था। ओके, वो करेंगे कैसे ये हमें सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए आपको ये मान लेना है कि वो परिमेय संख्या है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, बताओ कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सभी स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, अब अगर √2 परिमेय संख्या है तो आप इसको p बटे q की तरह लिख सकते हो, लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? √2 p बटे q की तरह लिख सकता हूं, जहां p तथा q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं है, सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? को प्राइम नंबर्स, याद करो, पढ़ाए थे आपको पहले वही उसको रिवाइज कर लेते हैं। सर जिनमें कॉमन सिर्फ एक ही हो। वेरी गुड, सह अभाज्य संख्या। तो भाई जल्दी से मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूं, आप इधर देखें जिनको इसमें डाउट है। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? संख्याओं का ऐसा युग्म, ठीक है, संख्याओं का ऐसा युग्म जो सिर्फ एक से ही भाग हो, जिसका कॉमन फैक्टर एक हो, जिसका HCF एक हो। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल एक से ही भाग हो, या जो जिसका HCF एक हो, या जिसका कॉमन फैक्टर एक हो। जैसे आप देखो 4 और 9, 4 और 9 को आप देखो, 4 2 से हो जाएगा लेकिन 9 2 से भाग नहीं होगा, 9 3 से भाग हो जाएगा लेकिन 4 3 से भाग नहीं होगा। तो कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर सकती है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? सहअभाज्य संख्या। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर मैं लिख दूं 3,9, तो क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? यस और नो? 3,9 क्या सहभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 3 और 9 दोनों 3 से भी भाग हो सकते हैं और 1 से भी भाग हो सकते हैं, लेकिन सहभाज्य संख्या वो होती है, सहभाज्य संख्याएं वो होती है संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल एक से ही भाग हो रहा हो, जो कॉमन एक से ही भाग हो रहा हो। ये बात क्लियर हुई आपको? तो इसको आप कहीं भी लिख लो क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जो केवल एक से ही भाग हो, एक से ही भाग हो। ठीक है, उदाहरण के लिए 3,5, ठीक है, 4,9, 5,7।
ठीक है, आप इन सबको देखो, ये देखो 3 और 5 केवल एक से ही भाग होंगे, 4 और 9 दोनों केवल एक से ही भाग होंगे, 5 और 7 दोनों केवल एक से ही भाग होंगे। तो ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्याएं है। बताओ सह अभाज्य संख्याएं, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने क्या किया है, अच्छा इसमें कोई डाउट किसी को तो बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलो। तो मैंने यहां पर क्या माना है, पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं। पी और क्यू सहअभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है कि ये केवल एक से ही भाग होनी चाहिए, केवल एक से ही भाग होंगी, ये केवल एक से ही भाग होंगी। ठीक है, सर हाँ जी। सर हम पी बटे क्यू को पहले नहीं लिख सकते? पी बटे क्यू को पहले नहीं लिख सकते, इक्वल टू में √2 कर देते? लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ठीक रहेगा क्योंकि हमने √2, वैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। ओके, तो यहां तक हमने अभी तक क्या करा है, हमें सिद्ध करना था √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने माना √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा माना मैंने, सिद्ध अपरिमेय करना है, मैंने माना ये परिमेय है। अब अगर ये परिमेय है तो इसको मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूं, और जहां पर पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। ठीक है, पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। और ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल एक से ही भाग होंगी, जो केवल एक से ही भाग होंगी। अच्छा, पी और क्यू की जगह आप ए और बी भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पी और क्यू ही लिखना है। ठीक है, बुक में शायद ए और बी लिखा हुआ है, बताओ पी और क्यू लिखो या ए और बी लिखो। आप इसको ए और बी भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी। पी अपॉन क्यू की जगह आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर ए और बी सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको √2 बराबर पी बटे क्यू हो गया, क्योंकि ये मैंने परिमेय मानी है, इसको समीकरण 1 बोला। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग कैसे, √2 का वर्ग कर दो, √2 का वर्ग कर दो, और पी बटे क्यू का वर्ग कर दो। ठीक है, √2 का वर्ग क्या होगा, बताओ √2 का वर्ग क्या होता है। अगर कोई संख्या रूट में लिखी हुई है उसका वर्ग करते हो तो रूट हट जाता है, ये सबको पता है। अगर कोई संख्या है, जैसे 5 है, 5 अगर अंडर रूट में लिखी है उसका वर्ग करोगे तो वो 5 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, √7 है, उसका वर्ग करोगे तो वो 7 हो जाएगा। √10 है, उसका वर्ग करोगे तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर क्या करता है, इसको हटा देता है रूट को। ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है, इस रूट को हटा देता है। तो यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी यही होगा, जो स्क्वायर होगा, जो वर्ग होगा, ये इस रूट को हटा देगा, तो ये क्या बचेगा, 2। ठीक है, और ये क्या बचेगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर सभी को, यहां तक सभी को क्लियर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, जहां पर भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको पी बटे क्यू की तरह लिख लिया। और पी और क्यू क्या है, यहाँ पर सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या होने का मतलब ये है कि पी और क्यू केवल एक से ही भाग होंगी। ठीक है, अब √2 बराबर पी बटे क्यू है, इसको मैंने इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ जब वर्ग किया तो √2 का वर्ग 2 हो गया, बराबर पी बटे क्यू का वर्ग क्या हो गया, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्यू स्क्वायर की इधर गुणा कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर बराबर यहां से क्या बचा, पी स्क्वायर बटे 2। यहां तक क्लियर हुई चीज या नहीं, यहां तक आपको चीजें क्लियर है या नहीं। ये वाला स्टेप समझ में आया मैंने क्या किया है, क्योंकि उधर गुणा कर दी है ना, बराबर के इधर जब दूसरी तरफ ले जाता हूं, भाग वाला जो पद है दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाता है। तो क्यों इधर भाग में है तो इस तरफ जाकर गुणा हो गया, और 2 इधर गुणा में है तो इस तरफ आकर भाग हो गया। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। अब देखो वही वाली चीज मैंने आपको जो बताई, अगर
पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो पी भी 2 से भाग होगा या नहीं? अगर आप यहां देखो, यदि अभी बताई थी ना ये प्रमेय, पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तब पी भी 2 से भाग होगा, होगा या नहीं? अभी तो किए हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी किए। ठीक है, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी से भाग हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी होगा। तो वही चीज, यदि पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, पी स्क्वायर बटे 2 का मतलब क्या है? पी स्क्वायर बटे 2 का मतलब क्या है कि पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, और यदि पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तब पी भी, ठीक है, यानी पी स्क्वायर का वर्गमूल पी भी 2 से भाग होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, बताओ, यहां तक कोई डाउट? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, चलो अब मैं इधर एक लाइन खींच लेता हूं इस तरफ। अब देखो P जो है वो 2 से भाग होगा, P जो है वो 2 से भाग होगा, P जो है वो 2 से भाग होगा। मान लो P को 2 से जब मैंने भाग दिया तो भाग करके M आया, ये मैंने माना है। ये बात समझ में आई? यहां तक हमने ये सिद्ध कर दिया कि P जो है वो 2 से भाग होगा, क्योंकि पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो P भी 2 से भाग होगा। और मैंने मान लिया P को 2 से भाग करने पर M आया, ये माना है मैंने, ब्रैकेट में लिख दिया माना। तो P बराबर यहां से क्या आया? 2M। यस और नो? P बराबर यहां से क्या आया? 2M। यहां तक समझ आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने √2 को माना ये एक परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q की तरह लिख दिया। जब इसको P बटे Q की तरह लिख दिया तो मैंने बोल दिया P और Q यहाँ पर सहभाज्य संख्याएं हैं। P और Q सहभाज्य संख्या होने का मतलब ये है कि P और Q केवल एक से ही भाग होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो वर्ग करके ये 2 आया, ये आया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को इधर ले गया, 2 को इधर ले आया, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। अब पी स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो पी भी 2 से भाग होगा। ठीक है, अब जब पी को 2 से भाग किया तो मान लिया एम आया, तो पी बराबर हो गया 2m। अब ये पी बराबर जो 2m है, पी बराबर 2m को उठा के मैं इस समीकरण में रख रहा हूं 2 में। ठीक है, इसको 3 मान लो। क्या नहीं समझ आया प्रियंका, बताओ? देखो, ये समझ में आ गया पहली लाइन। क्वेश्चन में ये सिद्ध करना था कि √2 एक परिमेय संख्या। सर ये p बाय में 2 इज इक्वल टू m, ये नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है, देखो यहां तक समझ में आ गया, पी जो है वो 2 से भाग होगा। ये समझ में आ गई लाइन पी? यस सर, तो मैंने यहाँ पी तक को तो 2 आ से गया। भाग कर दिया, मैंने पी को 2 से भाग कर दिया और मान लिया पी को 2 से भाग करके एम आया। कुछ भी मान सकते हो, के मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, मैंने एम माना है, मान लो यहां तक, क्योंकि मुझे पता चल गया पी 2 से भाग हो जाएगा, तो मैंने यहां पर पी को 2 से भाग किया और कुछ आएगा ना भाग करके, कुछ तो आएगा, मान लिया वो एम आया। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पर मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में माना, पी को 2 से भाग करा तो वो एम आ गया। अब आया समझ में प्रियंका, या नहीं आया अभी भी? सर 0 भी तो आ सकता है। कैसे? 1 भी हो सकता है ऐसे तो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो मैंने मान लिया m है। अच्छा, आप यहां पर ये लिख सकते हो जहां पर m क्या है, कोई भी पूर्णांक है, ये कह सकते हो आप। m इसलिए तो माना कि कुछ भी हो सकता है, तभी तो मैंने चर को माना है। चर क्या होता है? जिसके मान बदलते रहते हैं। चर क्या होता है? जिसके मान बदलते रहते हैं, तो इसका मान कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा p का मान क्या है, वो डिपेंड करेगा p का मान क्या है, उसके अकॉर्डिंग m आएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर चर को माना है। ठीक है, m क्यों माना? क्योंकि कुछ भी आ सकता है, तो आप कोई भी चर मान लो, क्योंकि चर बदलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है चर तो इसलिए मैंने p बटे 2 को m मान लिया और p बराबर यहां से 2m हो गया। अब आया समझ में? संख्या नहीं मान सकते ना, क्योंकि अगर हमने संख्या मान ली तो वो तो संख्या तो एक चर राशि है, चर राशि तो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट मतलब जो बदलेगी नहीं कभी। m कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2m हो गया। अब p का मान उठाकर इसमें रख दो, p का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। P का मान समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 क्या है, 2 बराबर P की जगह आप क्या रख दोगे, 2m का स्क्वायर हो जाएगा बटे क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये जो P है समीकरण 2 में, जो P है, P की जगह मैंने क्या रख दिया, 2m। अब P का स्क्वायर है तो 2m का भी स्क्वायर हो गया अपोन में क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या बचा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बचेगा 2q स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर क्या होगा, 4m स्क्वायर होगा, होगा या नहीं होगा। 2m का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से q स्क्वायर बराबर कितना बचा, 2 नीचे आ गया, 4m स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां से क्या बचा, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। बताओ ये स्टेप समझ में आए सभी को यहां तक, ये जो मैंने किया है ये क्लियर है, ये क्लियर है, यस और नो। हाँ प्रियंका समझ आया, कैलकुलेशन की है बस, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज और देखो, यहां से आपको क्या पता चला, अब 2 इधर आ जाएगा, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2 हो गया, ठीक है। यही तो आया यहां से, m को तो मैंने यही रखा m स्क्वायर, 2 नीचे आ गया क्यू स्क्वायर बटे 2। तो यहां से भी आप लिख सकते हो कि यदि क्यू स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, क्यू स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, तब क्यू भी 2 से भाग होगा। वही वाली चीज, अगर किसी संख्या का वर्ग, क्यू क्यू का वर्ग 2 से भाग हो रहा है तो इसका वर्गमूल यानी क्यू भी 2 से भाग होगा। ये बात आपको समझ में आई, जल्दी बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको माना कि ये एक परिमेय संख्या है, और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको p बटे क्यू की तरह मैं लिख सकता हूं, जहां पर p और q सहभाज्य संख्या है, यानी p और q सिर्फ एक से ही भाग होंगे, ठीक है। तो √2 बराबर p बटे क्यू, दोनों तरफ वर्ग किया तो √2 का वर्ग आया 2 बराबर p बटे क्यू का वर्ग आया p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। फिर क्यू स्क्वायर को इधर ले गया और 2 को इस तरफ ले आया तो क्यू स्क्वायर आया p स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब यदि p स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो p भी 2 से भाग होगा, क्योंकि p जो है वो 2 से भाग होगा, तो मैंने यहां पर p को 2 से भाग किया और माना भाग करके m आया। अब जैसे प्रियंका आपका क्वेश्चन था कि m ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ कुछ भी आ सकता है ना भाग करके, तो हमें पता नहीं p क्या है, हमें नहीं पता p क्या है। अगर हमें p का मान पता होता तो हमें पता होता m क्या आएगा, तो इसीलिए m एक चर राशि है जो बदलती रहती है, जो डिपेंड करेगी p पर, तो इसलिए मैंने इसको m मान लिया। अब 2 की इधर गुणा हो गई तो p बराबर 2m हो गया। अब इस p का मान उठाकर मैंने इस समीकरण में रख दिया, इसमें जब रखा तो 2 बराबर p की जगह 2m का होल स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर हो गया 4m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 2 नीचे आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2m स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब m स्क्वायर को यहीं रखा और क्यू स्क्वायर बटे 2 हो गया। अब मैंने क्या लिखा, अगर क्यू स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो क्यू भी 2 से भाग होगा। लेकिन हमें अभी अभी क्या पता चला है, हमें अभी अभी ये पता चला है कि देखो p भी 2 से भाग होगा और क्यू भी 2 से भाग होगा, यही तो हमने अभी सिद्ध किया है। इससे हमने ये सिद्ध किया कि p भी 2 से भाग होगा और q भी 2 से भाग होगा। लेकिन ऊपर तो हमने ये लिखा था कि p और q केवल 1 से ही भाग होंगे, क्योंकि ये सहभाज्य संख्याएं हैं। समझ आया, हमने माना क्या था कि p और q सहभाज्य संख्याएं, केवल 1 से ही भाग होंगे। p और q सहभाज्य संख्याएं हैं तो केवल 1 से ही भाग होंगे। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें ये पता चला कि p और q तो 2 से भी भाग हो रहे हैं, p भी 2 से भाग होगा और q भी 2 से भाग होगा। यानी जो हमने माना था, हमने ये जो माना था कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये वाली चीज जो हमने मानी थी ये गलत है, ये हमने गलत लिखी है।
क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? सभी बच्चे बताओ जल्दी से। हमने ये माना था कि पी और क्यू केवल एक से ही भाग होंगे, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्या केवल एक से ही भाग होती है। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें पता चला कि पी भी 2 से भाग हो रहा है और क्यू भी 2 से भाग हो रहा है। तो हमने ये जो चीज मानी थी कि पी और क्यू केवल एक से ही भाग होंगे, ये गलत मानी थी। और ये गलत क्यों मानी थी हमने? क्योंकि हमने ये चीज जो बोली हुई है ना, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत बोला था। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो हमने ये जो चीज मानी थी कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माना था। ठीक है, तो हम इसको नीचे कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः पी तथा क्यू 2 से भाग हो रहे हैं, लेकिन हमने पी तथा क्यू को सह अभाज्य संख्या माना था। सह अभाज्य संख्या माना था, जो कि असत्य है। ठीक है, और यह विरोधाभास किस वजह से हुआ? यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या माना था, परिमेय संख्या माना था। अतः अब यहां लिख देंगे हम डिफरेंट कलर से, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बताओ, कुछ देखो, मैं ये नहीं कह रहा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ आइडिया लगा इस क्वेश्चन के बारे में कि हमने किया क्या है? कुछ आइडिया लगा आपको? इसीलिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। देख सकते हो ये इसकी लंबाई चौड़ाई देखो कितनी अच्छी खासी होगी, इसलिए 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से आपको इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे सिद्ध करना था, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, मैंने किया क्या क्या है, प्रोसेस देखना। मुझे सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने मान लिया, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैंने माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब आप एक बार सारी चीज देख चुके हो, तो इसको अब देखो जो मैं लिख रहा हूं। क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 को मैं क्या लिख सकता हूं? P/Q लिख सकता हूं, जहां पर P तथा Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक से भाग हो, जो केवल एक से भाग हो। ठीक है, हमने ये माना था, लेकिन जब हमने इसको आगे सॉल्व करना शुरू किया, सॉल्व सर, कैसे करा? हाँ जी बोलो। सहभाज्य संख्या है या फिर पूर्णांक है? पी और क्यू यहां हमने माना है, ये माना है। और वैसे भी देखो, जो भी परिमेय संख्या आप लिखते हो, 2/3 आपने लिखा, इसमें 2 और 3 हमेशा आपको क्या दिखेंगे? सहभाज्य संख्या ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप सिंप्लीफाई कर देते हो ना। जैसे मैंने लिखा 10/15, मैंने लिखा 10/15, तो आप इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो आपने 2/3 लिख दिया। 2 और 3 दोनों सहभाज्य संख्या है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है, उनका जो जब आप सरल करते हो तो उसमें अंश और हर दोनों का जो युग्म होता है वो सहभाज्य संख्याएं होती है। वो भी ठीक है, पूर्णांक भी होते हैं। आप अपने मन से कोई भी बोलो, कोई भी परिमेय संख्या बोलो अपने मन से, जो आपका मन करे वो बोलो, बोलो। √7। परिमेय संख्या बोलो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 3/5। 3/5। ठीक है, तो आप देखो 3 और 5 दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। और कोई बोलो। मैं आपको आपके क्वेश्चन से ही सिद्ध करके दिखा रहा हूं, दोनों आप सहभाज्य संख्याएं देखोगे, ये पूर्णांक भी है, ये पूर्णांक भी है और ये सहभाज्य भी है दोनों।
और कोई बोलो, और कोई ऐसा बोलो जो आपका मन कर रहा हो। -9 9 by 9 बाय 11 में 2। 9 बाई में 2, तो दोनों देखो, दोनों ये सहभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों केवल एक से ही भाग होंगी। इसको लिख के देखो 9,2 को, ये केवल एक से ही भाग सर होंगे। हाँ, सर -9 by 11 -9/11 वो भी एक, खुद देखो आप खुद चेक करो ना, 9 और 11 केवल एक से ही भाग होंगे, हो रहे हैं ना, केवल एक से ही डिवाइड होंगे ये, तो ये भी सहभाज्य हो गए। और कोई बोलो। चलो एक मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, मैंने लिखा, चलो आप तो सारे ऐसे ही बोल रहे हो जो सिंप्लीफाई नहीं करनी पड़ रही। मैंने लिखा 2/8। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 से भाग हो जाएंगी दोनों, तो कर दो इनको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये 1/4 बचा। अब 1 और 4 देखो फिर से सहभाज्य आ गई, यानी अगर कोई सहभाज्य नहीं भी थी तो आपने उसको काट के, उसको सिंप्लीफाई करके सहभाज्य बना दिया उनके युग्म को। आया समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं? बताओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। आप कोई भी उठा लो, कोई भी परिमेय संख्या उठा लो, उसके जो अंश और हर होंगे वो सहभाज्य ही आपको दिखेंगे, और अगर वो नहीं दिखेंगे तो आप उनको काट के कर दोगे सहभाज्य। अगर वो सहभाज्य नहीं भी दिखेंगे तो आप उनको काट के कर दोगे, जिससे भी काटोगे वो कट जाएंगे और फिर सहभाज्य वो बन जाएंगे, यानी सिंप्लीफाई करके। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मैंने यहां पर मान लिया कि ये P अपॉन Q, जहां पर P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो, फिर मैंने क्या किया था, दोनों तरफ वर्ग कर दिया था। इससे आगे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था करने को, मैंने वर्ग कर दिया। तो इसका वर्ग किया तो 2 आया, और इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, P²/Q²। फिर Q² को इधर ले गया, Q² बराबर 2 को इधर ले आया, P²/2। यहां से मैंने ये कह दिया कि अगर P² 2 से भाग हो रहा है तो P भी 2 से भाग होगा। अभी हमने प्रमेय पढ़ी, P भी 2 से भाग होगा। पहली चीज क्लियर सभी को? बताओ, ये यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कुछ आपको मुश्किल लग रहा हो तो मुझे बताओ, यस और नो, कुछ तो बोलो भाई। हाँ जी, ठीक है, चलो। तो अब क्योंकि P 2 से भाग होगा, यहां पर मैंने क्या सिद्ध किया, P भी 2 से भाग होगा, तो P अगर 2 से भाग होगा तो कर दो भाग, और भाग करके मान लो M आया, ये मैंने माना। और जब P को 2 से भाग किया तो M आया। ठीक है, अब P बराबर यहां से 2M हो गया, और P का मान उठाकर यहां पर रख दो, P का मान उठाकर यहां पर रख दो, तो Q² बराबर P की जगह 2M²/2। तो यहां पर कितना बचा, 2M² 4M²/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो Q² बराबर कितना बचा, 2M²। ठीक है, और M² बराबर कितना बचा, M² बराबर 2 नीचे आ गया इसके, Q²/2। तो यहां भी हमने ये सिद्ध कर दिया कि यदि Q² 2 से भाग हो रहा है तो Q भी 2 से भाग होगा, Q भी 2 से भाग होगा। बस हमारा क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि हमने तो ये माना था कि P और Q केवल एक से भाग होंगे, P और Q केवल एक से भाग होंगे, लेकिन यहाँ पर P भी 2 से भाग हो रहा है और Q भी 2 से भाग हो रहा है। यानी जो ये चीज हमने मानी है ना, ये जो हमने मानी है, ये हमने गलत माना था। ठीक है, ये हमने गलत माना था, और ये गलत हमने किस वजह से माना, ये क्यों हुआ गलत, क्योंकि हमने ऊपर वाली चीज जो √2 एक परिमेय संख्या है ये गलत मानी थी। यहीं से तो आया है P अपॉन Q। ये P और Q जो मैंने सहभाज्य संख्याएं मानी है, ये गलत क्यों हुई, क्योंकि मैंने यहां इसको परिमेय बोल दिया था, इसी से तो ये P अपॉन Q आया। तो यानी ये जो बोला हुआ है ये एक परिमेय संख्या, ये गलत बोला है, ये है एक अपरिमेय संख्या। आया आप समझ में सभी को? बताओ। ठीक है, खुद से इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करना, आपको सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और आता भी 5 नंबर का है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप कर लेना। ठीक है, अगली क्लास में हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, √5 की करेंगे,
ठीक है, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करके आनी है। ओके, चलो, तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए।